हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज हमारा जो लेक्चर है वो जो पहला एक वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड किया था जिसका नाम था डेबिट क्रेडिट टू ट्रायल बैलेंस पार्ट 1। आज उसी की कंटिन्यूटी में डेबिट क्रेडिट टू ट्रायल बैलेंस पार्ट 2 आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ लगे रहिएगा ताकि आप जितने भी पार्ट्स हैं इसके डेबिट क्रेडिट टू ट्रायल बैलेंस, मैक्सिमम 3 पार्ट्स होंगे तो 3 पार्ट्स में मैं इसको सम अप करूंगा इस पूरी वीडियो को। तो लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करना है ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको फौरन उसका नोटिस मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में जब मैंने इसको छोड़ा था तो 5वीं ट्रांजैक्शन पे हम लोग थे और उस वक्त जो है वो हम ट्रांजैक्शन जो है 5वीं उसको हम रिकॉर्ड कर रहे थे और ट्रांजैक्शन क्या थी, ही गॉट 150,000 लोन फ्रॉम बैंक। इसकी रिकॉर्डिंग की जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि आपके पास बिजनेस के पास एक बैंक में एसेट बढ़ गया है, पैसे आ गए हैं बैंक में, तो बैंक नाम का एसेट बढ़ गया। जब एसेट बढ़े डेबिट करते हैं और बैंक लोन एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया था व्यूअर्स कि हम लोगों ने अपने अकाउंट्स बनाए थे। तो अकाउंट्स हमने पहले बैंक का बना लिया और उसको डेबिट कर दिया क्योंकि बैंक नाम का एसेट बढ़ा, डेबिट किया और उसका क्रेडिट उसके रेफरेंस में साथ बैंक लोन लिख दिया। इसी तरह बैंक लोन क्रेडिट हो रहा है, आप ये देखें बैंक लोन जो है आपकी ट्रांजैक्शन में वो क्रेडिट हो रहा है। तो बैंक लोन को हम क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 1,50,000। तो जब मैं क्रेडिट साइड पे 1,50,000 लिखूंगा तो साथ में उसके रेफरेंस के तौर पे उसका डेबिट जो कि बैंक है मैं साथ में लिख दूंगा। सो ये मेरी 5th ट्रांजैक्शन जो है ये भी मेरी रिकॉर्ड हो गई है और ये मेरे जो डेबिट क्रेडिट टू ट्रायल बैलेंस वीडियो है पार्ट 1 उसकी ये आखिरी ट्रांजैक्शन थी जो हमने प्रैक्टिस की है। तो आज जस्ट उस एक लिंक को जोड़ने के लिए मैंने इसी को यहाँ से स्टार्ट किया है। आगे चलते हैं दोस्तों। 6th ट्रांजैक्शन, ही पेड द यूटिलिटी बिल थ्रू चेक। अब यूटिलिटी बिल याद रखिएगा एक्सपेंस होता है, ठीक है। जब भी हमारे पास बिल आता है, पिछली ट्रांजैक्शन में हमने बिल रिसीव किया था तो एक लायबिलिटी बनाई थी। सो इस दफा हम क्या करेंगे, चेक के थ्रू उसको पे करेंगे, मींस के लायबिलिटी हम अपनी खत्म करेंगे। तो डेबिट बिल पेएबल 5,000, डिक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी कम हो तो डिक्रीज होती है, वो हमने खत्म कर दिया। उसके बाद क्रेडिट कर देंगे बैंक 5,000 क्योंकि बैंक से पे किया है ना तो बैंक नाम का एसेट जो है वो कम हो जाएगा। इसके बाद मैं इसी को जब अकाउंट्स में पोस्ट करूंगा तो बिल पेएबल का अकाउंट भी बनेगा मेरा और बैंक का अकाउंट भी बनेगा। बिल पेएबल में डेबिट करूंगा 5,000 और उसका रेफरेंस बैंक होगा और बैंक में क्रेडिट करूंगा 5,000 और उसका रेफरेंस बिल पेएबल होगा। सो आप देखिए मैं पहले अकाउंट बनाता हूं बिल पेएबल का, उसको मैंने डेबिट किया 5,000 रेफरेंस बैंक, फिर बैंक का अकाउंट बनाया, क्रेडिट किया 5,000 बिल पेएबल रेफरेंस। अच्छा, एक अहम बात जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, आपने देखा होगा कि मैं हर ट्रांजैक्शन के बाद हर दफा एक नया अकाउंट बना रहा हूँ। बेशक पिछली किसी ट्रांजैक्शन में मेरा बैंक का अकाउंट बन भी चुका है, इवन देन इस ट्रांजैक्शन के लिए मैंने बैंक का अकाउंट फिर बनाया है। इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। ये इस वीडियो की कंटिन्यूटी के लिए और हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग समझाने के लिए मैंने ये काम किया है। आप लोगों ने क्या करना है, एक दफा जो एक अकाउंट बन गया दोबारा वो नहीं बनेगा। यानी बैंक का एक दफा बन गया, उसके बाद बैंक की जितनी ट्रांजैक्शंस हैं वो उसी में आएंगे। जो जो क्रेडिट्स हैं वो क्रेडिट में आ जाएंगे, जो जो डेबिट्स हैं वो डेबिट में आ जाएंगे। ये ट्रांजैक्शंस जब खत्म होंगी ना तो मैं आप देखेंगे कि बैंक की जितनी भी मैंने अकाउंट्स बनाए हैं उन सबको इकट्ठा करके मैं एक ही अकाउंट बना लूंगा। इसी तरह सेल्स अगर 4-5 दफा हो रही है तो यहाँ पे तो मैं आपको अलग अलग अकाउंट बना के समझाऊंगा, लेकिन जब मैं उसको इकट्ठा करूंगा तो आपको एक ही दफा में मैं बता दूंगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, हमारी जो ट्रांजैक्शन है 7th वन, जॉन सेटल्ड हिज अकाउंट विद जे ब्राउन विद इन 20 डेज टाइम। हमने उस वक्त ये कहा था ना कि जॉन ने जे ब्राउन से परचेज की थी, जे ब्राउन लायबिलिटी थी, उसने कहा था 20 दिन के अंदर अंदर अगर तुम मुझे पे कर दो तो मैं तुम्हें डिस्काउंट देंगे। तो उसकी हम क्या करेंगे, हमारी लायबिलिटी जो थी जॉन के साथ वो 90,000 की थी, 90,000 की। तो हमने अपनी पूरी लायबिलिटी खत्म करेंगे लेकिन कैश उसको हम या बैंक से हम पैसे उसको इतने नहीं देंगे। क्योंकि 13,500 का हमारा डिस्काउंट था तो हमने उसको बैंक से 76,500 पे किया। सो हमारा जो एसेट है बैंक का वो 76,500 से डिक्रीज हुआ, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। इसी तरह डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है तो हमने इनकम को भी क्रेडिट कर दिया विद 13,500। अब इन तीनों के मैं अकाउंट्स बना लूंगा। अगर किसी का ऑलरेडी बना हुआ है तो इट्स गुड, नहीं बना तो मैं बना लूंगा। तो सबसे पहले मैं
जे ब्राउन और बैंक का बन गया। अब जे ब्राउन डेबिट हो रहा है 90,000 से, तो मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया 90,000, उसका क्रेडिट बैंक है। साथ ही बैंक क्रेडिट हो रहा है 76,500 से, तो उसका डेबिट जे ब्राउन है। एंड डिस्काउंट रिसीव भी मेरा क्रेडिट हो रहा है 13,500 से, उसका डेबिट जे ब्राउन है, तो रेफरेंस जे ब्राउन। तो यहाँ पे जे ब्राउन जो है 90,000 इन दोनों की वजह से हो रहा है। तो आप बैंक एंड बैंक एंड डिस्काउंट रिसीव दोनों भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी या इकट्ठी अमाउंट से भी आप इस एंट्री को पास कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है आपकी नंबर 8, that is he made sales to David for 100,000, half of which was on cash through bank। यानी उसने डेविड को 1 लाख की सेल की, जिसमें से आधी जो है कैश सेल थी जो कि बैंक में रिसीव हुआ। इसका मतलब बैंक नाम का एसेट मेरा बढ़ गया, कितने से? हाफ से। मुझे बैंक में हाफ पैसे रिसीव हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, डेबिट डेबिट 50,000, चूंकि हाफ मुझे आना है तो मेरा रिसीवेबल है डेबिट, तो मैं हाफ अमाउंट से यानी 100,000 का हाफ 50,000 से मैं रिसीवेबल नाम के एसेट को डेबिट कर दूंगा बिकॉज एसेट बढ़ गया, और 50,000 से मैं बैंक नाम के एसेट को डेबिट कर दूंगा क्योंकि है तो ये भी एसेट, और एसेट जब इंक्रीज हो तो डेबिट होता है। मैंने इसीलिए साथ में इसकी रीजन दे दी कि मैंने डेबिट क्यों किया, दिस इज इंक्रीज इन एसेट। और चूंकि मेरी सेल है तो सेल तो पूरी 1 लाख की है, तो सेल मैं क्रेडिट कर दूंगा 100,000 से, और सेल इनकम है, इनकम जब भी बढ़े क्रेडिट होती है। अब मैं इनको जब पोस्ट करूंगा अकाउंट्स में, मैं उसी तरीके से डेबिट का अकाउंट बना लूंगा। डेबिट चूंकि डेबिट हो रहा है 50,000 से, उसके रेफरेंस में सेल आ जाएगा क्योंकि उसके क्रेडिट में सेल है। इसी तरह बैंक डेबिट हो रहा है 50,000 से, उसके रेफरेंस में भी सेल है क्योंकि उसके क्रेडिट में सेल है। एंड देन सेल्स जो है वो मेरी क्रेडिट हो रही है 50,000 बैंक की वजह से और 50,000 डेबिट की वजह से। सो 50,000 का रेफरेंस बैंक आ जाएगा क्योंकि इसका डेबिट बैंक है, और इस 50,000 का डेबिट है वो रेफरेंस के तौर पे आ जाएगा। मैं जब बाद में इकट्ठा करूंगा तो आप देखिएगा कि ये रेफरेंस जो है इनसे हमारी क्या मीनिंग निकलती है, उस वक्त हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। अगली ट्रांजैक्शन व्यूअर्स, जो 9 नंबर ट्रांजैक्शन है, ही मेड परचेजेस ऑफ $1,20,000 फ्रॉम ईथन बाय पेइंग 30,000 थ्रू चेक। उसने ईथन से परचेजेस की 1,20,000 की और चेक दिया 30,000 का, एंड प्रॉमिसिंग टू पे द रिमेनिंग अमाउंट लेटर, बाकी का तो मैं जल्दी पे कर दूंगा। इसका मतलब 90,000 का प्रॉमिस कर लिया, लाइबिलिटी बना ली अपने सर पे, अलबत्ता 30,000 बैंक से पे कर दिया। तो इन दिस सिचुएशन में क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं परचेजेस रिकॉर्ड करूंगा जो कि 120,000 की है, और परचेजेस चूंकि एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस जब भी बढ़े डेबिट होता है, तो मैं डेबिट कर दूंगा परचेजेस। दोस्तों व्यूअर्स, अगर किसी को भी डेबिट क्रेडिट में कोई किसी किस्म के इश्यूज हैं तो बराह करम मेरी जो फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वो, और उसके बाद इसकी जो सेकंड वीडियो है दैट इज रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें मैंने बड़ी तफसील में समझाया है कि किसी चीज को डेबिट क्यों किया जाता है और क्रेडिट क्यों किया जाता है। बट हेयर वंस अगेन मैंने साथ में आपको यहाँ पे रीजन भी दे दी है कि इंक्रीज इन एक्सपेंस इज अ क्रेडिट डेबिट एंट्री। तो डेबिट परचेज 120,000 से, और चूंकि हमने बैंक से सिर्फ 30,000 पे किया तो बैंक नाम का एसेट 30,000 से कम होगा, और ईथन 90,000 की एक लाइबिलिटी हमने बना ली है, और लाइबिलिटी जब बढ़े तो क्रेडिट होती है। लाइबिलिटी का यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया। तो अब इनके मैं अकाउंट्स बना लूंगा तीनों के। तो आप देखें, सबसे पहले परचेजेस का बनाया, डेबिट हो रहा है 30,000 बैंक की वजह से और 90,000 ईथन की वजह से, यानी उसके परचेजेस डेबिट है 120, लेकिन उसके क्रेडिट में 2 चीजें हैं, तो मैंने दोनों को रेफरेंस के तौर पे लिख लिया। इसी तरह बैंक क्रेडिट हो रहा है 30,000 से, उसके डेबिट में परचेजेस है तो परचेजेस एज रेफरेंस लिख लिया। सेम इसी तरह ईथन क्रेडिट हो रहा है 90,000 से, और वो भी उसका रेफरेंस परचेजेस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है नंबर 10, ही पे 2,000 इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक। उसने 2,000 जो है वो बैंक को इंटरेस्ट पे किया लोन पे। तो इंटरेस्ट दोस्तों एक्सपेंस होता है क्योंकि एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है किसी भी एक लोन के लिए, तो दैट इज एन एक्सपेंस। तो मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंस डेबिट कर दूंगा, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, और बैंक नाम का एसेट मेरा क्रेडिट हो जाएगा, डिक्रीज इन एसेट। इसी तरह अब मैं इन दोनों के अकाउंट्स बना लूंगा। इंटरेस्ट का अकाउंट बनाऊंगा, डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे लिखूंगा 2,000, और उसके चूंकि क्रेडिट में बैंक है तो बैंक एज रेफरेंस आ जाएगा। इसी तरह बैंक क्रेडिट हो रहा है, उसका अकाउंट बनाऊंगा, क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा 2,000 और रेफरेंस में इंटरेस्ट आ जाएगा जो कि उसका डेबिट है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि हर डेबिट का रेफरेंस उसका क्रेडिट और हर क्रेडिट का रेफरेंस उसका डेबिट। मूविंग ऑन टू द ट्रांजैक्शन नंबर 11, टोटल 14 ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, एंड मेरी पूरी कोशिश है कि ये आज की वीडियो में मैं आपका ये पूरा जो टॉपिक है इसको सम अप कर दूं।
सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी नंबर 11 है। ही रिटर्न्ड 70,000 टू बैंक। अच्छा, उसने बैंक से जो लोन लिया था ना उसमें से 70,000 उसने रिटर्न कर दिया। इसका मतलब एक तो मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई है, तो लाइबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट होती है, तो मैं कर दूंगा डेबिट बैंक लोन। लाइबिलिटी का नाम था बैंक लोन, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। और चूंकि मैंने उसको पैसे दिए हैं बैंक से, तो जाहिर है बैंक क्रेडिट कर दूंगा। एक एसेट मेरा कम हुआ, साथ ही एक लाइबिलिटी मेरी कम हो गई है, डिक्रीज। जब मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा तो बैंक लोन मेरा ऑलरेडी वैसे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे अलग से एंट्री पास करने के लिए आपको मैंने दिखाया, बैंक लोन का अकाउंट खोलूंगा, डेबिट करूंगा 70,000 और रेफरेंस बैंक, और बैंक के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 70,000 लिख दूंगा, रेफरेंस बैंक लोन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 12, which is he paid insurance of 10,000 through check। अगेन इंटरेस्ट जैसी एंट्री है, चेक के थ्रू 10,000 इंश्योरेंस पे की है, और इंश्योरेंस एक एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस हम नॉर्मली करते हैं जब भी हम कोई करवाते हैं किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस, तो उसके लिए हम अपना हर साल एक इंश्योरेंस अमाउंट पे करते हैं। गाड़ी की इंश्योरेंस करवाइए किसी की भी, तो वो हमारा एक्सपेंस होता है। तो अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो कि वो एक्सपेंस कैसे होता है, तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो चैनल का नाम है वही मेरा ईमेल एड्रेस है, inafamalik@gmail.com। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल एज वेल। डेबिट हो जाएगा इंश्योरेंस क्योंकि वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस डेबिट होता है। जब भी इंक्रीज आए डेबिट होता है, डेबिट कर दूंगा इंश्योरेंस। लेकिन जो कि बैंक से पे की है, बैंक एसेट था, एसेट कम हो तो क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट बैंक 10,000 डिक्रीज इन एसेट। अब जब मैं इन ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करूंगा तो इंश्योरेंस डेबिट हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोबारा से इंश्योरेंस डेबिट है 10,000 से, इंश्योरेंस का अकाउंट बनाया और डेबिट साइड पे लिख दिया 10,000, और उसके रेफरेंस में बैंक आ जाएगा। सो ये देखें, डेबिट साइड पे 10,000 लिख के साथ में रेफरेंस बैंक दे दिया। इसी तरह बैंक क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 10,000, रेफरेंस में इंश्योरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ही रिसीव्ड अ चेक ऑफ 20,000 फ्रॉम डेविड। डेविड से 20,000 का चेक उसने रिसीव किया। अब चेक रिसीव किया तो बैंक नाम का एसेट डेबिट हो गया, बढ़ गया, और साथ ही साथ चूंकि डेविड उसका रिसीवेबल था, उसने देने थे ना, तो रिसीवेबल भी एसेट होता है। अब रिसीवेबल नाम का एसेट मेरा, डेविड रिसीवेबल नाम का एसेट मेरा कम हो गया, कितने से? 20,000 से, डिक्रीज इन एसेट के नाम से। डिक्रीज एसेट डिक्रीज होता है तो वो कम हो जाता है, और नाम है उसका डेबिट रिसीवेबल। अगेन मैं बैंक का अकाउंट बनाऊंगा, डेबिट साइड पे लिखूंगा 20,000, रेफरेंस रिसीवेबल आ जाएगा। बैंक का अकाउंट बना, डेबिट साइड पे लिखा 20,000, रेफरेंस डेबिट रिसीवेबल। इसी तरह डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, डेबिट रिसीवेबल का अकाउंट बनाऊंगा, क्रेडिट साइड पे 20,000 लिखूंगा और रेफरेंस बैंक आ जाएगा। सो रिसीवेबल का अकाउंट बना, क्रेडिट साइड पे 20,000, रेफरेंस बैंक। रिसीवेबल क्रेडिट का मतलब कि मेरा एक रिसीवेबल कम हो गया है, एसेट कम हो गया है। नेक्स्ट में आप देखें ट्रांजैक्शन नंबर 14, ही पेड 40,000 टू ईथन थ्रू चेक। ईथन से हमने परचेज की थी क्रेडिट पे, तो परचेज तो ज्यादा की थी लेकिन 40,000 हमने उसको पे कर दिया। तो बहरहाल 40,000 से तो लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई ना, तो जब लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो डेबिट करते हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, डेबिट नेम ऑफ अकाउंट ईथन, पेएबल अमाउंट 40,000 और रीजन डिक्रीज इन लाइबिलिटी। और चूंकि मैंने उसको बैंक के जरिए पेमेंट की है तो मैं क्रेडिट कर दूंगा बैंक, जो $40,000 अमाउंट है, और डिक्रीज इन एसेट, एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। अब मैं इसी को ईथन और बैंक के अकाउंट्स बनाऊंगा और इनको मैं पोस्ट कर दूंगा। तो ईथन का अकाउंट बना, डेबिट बैंक, डेबिट हो रहा है ईथन 40,000 से, रेफरेंस बैंक। बैंक का अकाउंट बनाऊंगा तो बैंक क्रेडिट हो रहा है 40,000 से, रेफरेंस ईथन। अब मैं दोस्तों, मेरे अकाउंट्स, मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे जितने अकाउंट्स हैं उन सबको मैं टोटल कर लूंगा। तो आपकी आसानी के लिए मैंने ये सारे अकाउंट्स जो हैं इनको न सिर्फ टोटल किया है बल्कि इनका बैलेंस भी निकाल दिया। अब बैलेंस कैसे निकलता है ये जरा देखिए। बैलेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अपनी डेबिट साइड पे जितनी भी अमाउंट्स हैं उनको टोटल करेंगे, फिर क्रेडिट साइड पे टोटल करेंगे। जिस साइड पे जितनी अमाउंट कम है वो बैलेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये साइड टोटल करता हूं तो ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जब मैं इन दोनों का टोटल करूंगा तो क्रेडिट साइड पे ये येलो अमाउंट को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि ये तो बैलेंसिंग फिगर है, इसके अलावा जब मैंने दोनों को टोटल किया तो क्रेडिट साइड पे 5,56,500 कम था डेबिट थे। तो मैंने उसको बैलेंस करने के लिए इधर भी अमाउंट लिख दी और उसका नाम दे दिया बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। इसको क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन भी अक्सर लिखा होता है, बट इट्स अ क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस से मुराद क्या है कि मेरे बैंक में, अब मैं इसका बैलेंस का मतलब समझाता हूँ कि मेरे बैंक में ये डेबिट साइड, बैंक चूंकि एसेट है ना, तो
जब भी एसेट बढ़ता है डेबिट होता है, इसका मतलब डेबिट साइड पे ये जितनी अमाउंट्स हैं ये बैंक में रिसीव हुई हैं, और क्रेडिट साइड पे जितनी अमाउंट्स हैं ये पेमेंट्स हैं। इसका मतलब मेरे पास, अब मैंने जो आपको बताया था ना शुरू में कि रेफरेंस का क्या फायदा है, ये देखिए मैं एक अकाउंट है बैंक का, मुझे पता है 5 लाख आया था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई थी, 1,25,000 की मेरी सेल हुई है, सेल की वजह से मेरे पास ये पैसे आए हैं, और जाहिर है चूंकि बैंक में है तो वो कैश सेल है। 25,000 मुझे टैक्स का भी रिसीव हुआ है, जो कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरे पास एज लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि टैक्स जो है वैट वो मैं अपने पास नहीं रख सकता। फिर इसी तरह मैंने बैंक का लोन लिया था, 1,50,000 आया, फिर मेरी सेल्स दोबारा से हुई है 50,000 की, और फिर डेविड ने मुझे 20,000 पे किया। इसी तरह मेरी परचेज 80,000 की हुई जो मैंने पे किया परचेजेस के लिए। मैंने एक पेएबल को 5,000 वापस किया था, मैंने एक जे ब्राउन और बिल पेएबल, सॉरी बिल था मेरा जो मैंने पे किया 5,000 का, फिर एक जे ब्राउन मेरा पेएबल था, उसको मैंने पैसे वापस किए 76,500, फिर मैंने कैश पे परचेजेस की। देखिए ना, ये पेमेंट्स हैं। सो मैं देख सकता हूँ कि मैंने किस किस चीज़ की पेमेंट की है। इंटरेस्ट पे किया 2,000, बैंक लोन वापस किया 70,000, इंश्योरेंस का 10,000 पे किया, ईथन को मैंने 40,000 पे किया। सारा कुछ करने के बाद ये जो पैसे मुझे रिसीव हुए थे ये ज्यादा थे, जो पेमेंट की थी कम थी। तो इसका मतलब मेरा बैलेंस क्रेडिट साइड पे आया है। याद रखिएगा, ये जो बैलेंस जिस साइड पे लिखा होता है ना क्लोजिंग बैलेंस, एक्चुअली वो उस साइड का नहीं होता। उस साइड पे तो सिर्फ इसको बैलेंस करने के लिए लिखा है, अदरवाइज इट्स अ डेबिट बैलेंस। फिर से सुन लें, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो जिस साइड पे लिखा होता है उस साइड का बैलेंस नहीं होता, एक्चुअली वो डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि डेबिट साइड हैवी है, हमेशा हैवियर साइड का बैलेंस होता है। ये इसको याद रखने के लिए माइट इज राइट का असूल याद रखें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर है ना उसी का नाम चलेगा। सो यहाँ पे डेबिट साइड ताकतवर है, क्रेडिट साइड हल्की है, तो हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए लिखेंगे तो क्रेडिट साइड पे, लेकिन ये डेबिट बैलेंस होगा। इसी तरह मशीनरी देखें आप, डेबिट साइड पे 3 लाख है, क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, तो मैंने क्या किया, क्रेडिट साइड पे बैलेंस करने के लिए 3 लाख लिखा, लेकिन ये डेबिट बैलेंस है। और एक और चीज याद रखिएगा आपकी आसानी के लिए कि एसेट और एक्सपेंस इनका बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, और इनकम, कैपिटल और लाइबिलिटी इनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। यही हमारे 5 अकाउंटिंग हेड्स हैं जो शुरू में हमने पढ़े थे कि हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन हो इन 5 अकाउंटिंग हेड्स में फॉल करती है। सो एसेट और एक्सपेंस हमेशा डेबिट, इनकम, कैपिटल और लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट। सो बिल्डिंग भी एसेट है, डेबिट बैलेंस आ गया, कैपिटल हमेशा क्रेडिट है तो क्रेडिट बैलेंस आ गया। अब देखें कैपिटल का बैलेंस लिखा डेबिट साइड पे है, क्योंकि क्रेडिट साइड पे 16 लाख था, डेबिट पे कुछ भी नहीं था, तो मैंने डेबिट साइड पे 16 लाख लिख दिया सिर्फ क्रेडिट साइड को बैलेंस करने के लिए। लेकिन चूंकि हैवियर क्रेडिट साइड है सो इसको मैं कहूंगा ये क्रेडिट बैलेंस है। ओके जी, इसी तरह परचेजेस का मैंने बैलेंस कर लिया, वो 2,90,000 आ गया। यूटिलिटी बिल का बैलेंस, डेबिट बैलेंस आ गया 5,000, परचेजेस का भी डेबिट बैलेंस है, क्योंकि लिखा जिस साइड पे है उस साइड का नहीं होगा, दूसरी साइड का होगा, इसकी तफसील मैं आपको बता चुका हूँ। अब जे ब्राउन देखें ना, 90,000 जो है, इस 90,000 की हमने परचेजेस की थी और फिर बैंक से 90 ही पे कर दिए। इसका मतलब जे ब्राउन का कोई बैलेंस बाकी नहीं है, खत्म, इसका बैलेंस आगे नहीं जाएगा। जब मैं ट्रायल बैलेंस में तमाम बैलेंसेस की लिस्ट बनाऊंगा तो उस लिस्ट में जे ब्राउन का बैलेंस नहीं जाएगा, परचेजेस का बैलेंस जाएगा डेबिट 290, तो मैं डेबिट साइड पे 290 लिखूंगा। जे ब्राउन का कोई बैलेंस नहीं। सेम इसी तरह बिल पेएबल देखें, मेरी लाइबिलिटी, बिल आया था तो लाइबिलिटी बनाई थी, जब मैंने पे कर दिया तो लाइबिलिटी खत्म होगी। सो इसको भी हम आगे नहीं लेके जाएंगे, इसका बैलेंस भी ट्रायल बैलेंस में नहीं जाएगा। अभी थोड़ी देर तक मैं आपको बताता हूँ कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और किसको कहते हैं। फिर इसी तरह सेल्स का, सेल्स टैक्स का, सेल्स टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देखें कि चूंकि ये क्रेडिट साइड पे 25,000 था, डेबिट पे कुछ भी नहीं था, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। इससे मुझे पता चल रहा है कि सेल्स टैक्स मेरी लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस हमेशा लाइबिलिटी का है। अगर इसी सेल्स टैक्स का बैलेंस मेरा डेबिट होता तो ये मेरा एसेट होता। बैंक लोन का बैलेंस निकला है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट रिसीवेबल है, डेबिट बैलेंस होगा, ईथन पेएबल है, क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी लाइबिलिटी है ना तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। इसका क्रेडिट बैलेंस देखे ना, मेरी ट्रांजैक्शन के बाद बैंक ईथन में क्या था, परचेजेस मैंने 90,000 की लेकिन 40,000 उसको बैंक से मैंने पे किया, इसका मतलब मजीद उसको 50 पे करना है, तो मैंने जो 50 पे करना है वो मेरी लाइबिलिटी है। तो मैं यहाँ से भी कैसे करूंगा, क्रेडिट साइड पे 90 है, डेबिट साइड पे 40 है, डेबिट साइड पे 50 कम है, तो मैं डेबिट साइड पे 50 लिखूंगा, बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। इंश्योरेंस का डेबिट बैलेंस होगा, इंटरेस्ट का डेबिट बैलेंस होगा। तो ये बैलेंसेस है मेरे दोस्तों। इसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या है कि मैंने तमाम बैलेंसेस को अपने ट्रायल बैलेंस में लिखना है। अब ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका क्या है,
ये ट्रायल बैलेंस किसको कहते हैं? इट्स सिंपली अ लिस्ट ऑफ ऑल द बैलेंसेस। जितने भी बैलेंस है ना उनकी एक लिस्ट हम बना लेते हैं। जो डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट साइड पे लिख दूंगा, जो क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा। उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि पहले मैं नेम ऑफ द अकाउंट 3 कॉलम में मैं इसको बनाऊंगा। नेम ऑफ अकाउंट, फिर डेबिट साइड और फिर क्रेडिट साइड। तो जिस अकाउंट का बैलेंस डेबिट मेरा आ रहा होगा उसको मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा, जिसका क्रेडिट उसको क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। तो आप सबसे पहले देखें जी, मेरा बैंक है, बैंक का मेरा जो बैलेंस निकला था आपको अगर याद हो तो दैट वाज 5,56,500 और वो डेबिट था। यहाँ से मुझे जुबानी कैसे याद रहेगा कि मैं किसको डेबिट पे लिखूंगा किसको क्रेडिट है? सिंपली मैं देख लूंगा कि मेरा एसेट है या एक्सपेंस है। एसेट या एक्सपेंस है तो डेबिट, इनकम लायबिलिटी या कैपिटल है तो क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे जाहिर है कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस लिख दिया। उसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी मेरा एसेट है तो उसका बैलेंस भी डेबिट साइड पे आएगा। इसी तरह मशीनरी भी मेरा एसेट है तो बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। इसी तरह कैपिटल चूंकि क्रेडिट होता है ऑलवेज तो उसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, टोटल 16 लाख। उसके बाद परचेजेस एक्सपेंस है तो डेबिट साइड पे बैलेंस आ जाएगा 2,90,000। क्रेडिट पे मैं कुछ नहीं लिखूंगा। ये बैलेंसेस अमाउंट जो है ये सारी वही हैं जो प्रीवियसली मैंने येलो फॉर्म में आपको दिखाई थी। अब मैं उन बैलेंसेस की लिस्ट बना रहा हूँ। वहां पे मैंने अगर किसी का डेबिट बैलेंस है ना 290,000 परचेजेस का, तो आप वहां देखेंगे तो वो क्रेडिट साइड पे लिखा होगा। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस करने के लिए लिखा था, लेकिन मैंने आपको बताया कि बैलेंस हमेशा हैवियर साइड का होता है और हैवियर साइड डेबिट थी इसलिए इसका बैलेंस डेबिट है। इसी तरह यूटिलिटी बिल एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस आ जाएगा 5,000 का। इसी तरह सेल्स इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा 2,25,000 बैलेंस था इसका। सेल्स टैक्स हमने कहा था वो लाइबिलिटी थी हमारी 25,000 की, तो लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे आएगी। इसी तरह डिस्काउंट रिसीव इनकम है, क्रेडिट साइड पे आएगा। बैंक लोन लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड पे आएगी। डेबिट रिसीवेबल जो है वो हमारा एसेट है, डेबिट साइड पे आएगा। ईथन पेएबल हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड पे आएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, डेबिट आ जाएगा। और इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है, डेबिट पे आ जाएगा। आप यहाँ पे देखें जे डॉट ब्राउन का कोई अकाउंट नहीं है। इसी तरह बिल पेएबल का भी कोई अकाउंट नहीं है क्योंकि वो दोनों अकाउंट खत्म हो चुके थे, उनके बैलेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं आएंगे। जिसका बैलेंस ही नहीं है उसका ट्रायल बैलेंस में फिर क्या लेके आना। अब मैं क्या करूंगा, डेबिट साइड को टोटल करूंगा और क्रेडिट साइड को टोटल करूंगा। ये दोनों मेरी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अगर मेरी साइड्स इक्वल हैं इसका मतलब मेरी सारी रिकॉर्डिंग ठीक है। ट्रायल बैलेंस ये है और कुछ भी नहीं है। ट्रायल बैलेंस लोग समझते हैं पता नहीं कितनी मुश्किल चीज है। आप मेरी सिर्फ ये 2 वीडियोस अगर फॉलो कर लेना, डेबिट क्रेडिट टू ट्रायल बैलेंस पार्ट 1 और डेबिट क्रेडिट टू ट्रायल बैलेंस पार्ट 2, मैं गारंटी देता हूँ आपको रिकॉर्डिंग से लेकर ट्रायल बैलेंस तक किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं डेबिट साइड को टोटल करता हूं तो मेरी जो अमाउंट बनती है वो है 1.9935 मिलियन यानी 19,93,500। और मैं क्रेडिट को टोटल करता हूं तो मेरी क्रेडिट साइड पे भी यही अमाउंट आती है 1.9935 मिलियन यानी 19,53,500। तो उसके बाद फिर चूंकि मुझे फर्दर इस पे कोई वर्किंग नहीं करनी तो मैं नीचे 2 लाइनें लगा दूंगा। नीचे 2 लाइनें शो करती हैं कि नो फर्दर कैलकुलेशन। देखा यहाँ 1 लाइन है, मतलब कि अभी मुझे इसकी कैलकुलेशन करके कुछ लिखना है। और जब मैंने 2 लाइनें लगा दी इट मीन्स कि मुझे कुछ नहीं लिखना। सो दोस्तों वंस अगेन चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, स्टे ट्यून रहें। मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बाकी भी ACCA के सारे सब्जेक्ट्स की पूरी कंप्लीट वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपको ट्यूशन फीस जो है हैवी ना पे करनी पड़े। ताकि आपको अगर कोई अपने पास कोई अच्छा टीचर अवेलेबल नहीं है तो आपके पास एक ऐसा रिसोर्स हो जिसको आप कभी भी यूज करके अपनी फायदे के लिए इन एग्जाम्स वगैरह पास कर सकें और अपने लिए बेनिफिट उठा सकें। सो अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।